दो भाभीियों में फंसी ननद। कहते हैं नोक झोंक तो हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या हो जब वही नोक झोंक किसी के घर में भारी पड़ जाए। ऐसा ही हाल था शांति निवास में। जी हाँ, शांति निवास में जरा भी शांति नहीं थी। क्यों? चलिए देखते हैं इस कहानी में। शांति के घर में एक साड़ी वाला खूब सारी साड़ियां लेकर आया था। शांति अपनी बहू को आवाज लगाती है, मेघा, शालू, जरा नीचे आकर साड़ियां पसंद कर लो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए साड़ी वाले को घर बुलाया है। शांति की आवाज सुनकर मेघा और शालू अपने अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है और साड़ियां पसंद करने लगती है। वो दोनों साड़ियां पसंद कर रही थी, तभी मेघा एक सबसे महंगी साड़ी पर हाथ रख देती है और तभी शालू भी उसी साड़ी पर हाथ रखती है। दीदी, इस साड़ी को छोड़ दीजिए, आपसे पहले इस पर मेरी नजर गई है। शालू, नजर जाने से कुछ नहीं होता, बल्कि पसंद आने से होता है। भले ही तुम्हारी नजर पहले गई हो, लेकिन पसंद तो तुमसे पहले मैंने किया है ना इस साड़ी को, इसलिए तुम अपना ध्यान इस साड़ी से हटा ही दो तो ज्यादा अच्छा है। माफ करना दीदी, लेकिन अब अगर मैं साड़ी लूंगी तो यही लूंगी, वरना मैं साड़ी ही नहीं खरीदूंगी। हाँ तो मत खरीदो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम साड़ी ले रही हो या नहीं ले रही हो। मम्मी जी, मुझे ये साड़ी पसंद है, इसलिए आप इस साड़ी को पैक करवा दीजिए। मेघा वही साड़ी खरीदकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर शालू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे अब कोई साड़ी नहीं खरीदनी। साड़ी वाले भैया, आप इन साड़ियों को वापस ले जाइए, क्योंकि जो साड़ी मुझे पसंद थी वो मेरी जेठानी ने ले ली है। इतना बोलकर शालू भी गुस्से में अपने कमरे में जाने लगती है, पर तभी नंदिनी अपनी भाभी शालू को इतने गुस्से में देखकर उसे रोक लेती है। भाभी, क्या हुआ? इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं नंदिनी, इस घर में जब से आई हूँ तब से मैं खुद को दूसरे नंबर पर ही देख रही हूँ। दीदी जो भी करती है उसमें माँ जी कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर मैंने कुछ भी कर दिया तो माँ जी तुरंत मुझ पर चिल्लाने लगती है। लेकिन भाभी, हुआ क्या है? आप मुझे कुछ बताइए तो। आप क्यों माँ पर इतना इल्जाम लगा रही हैं? ननद जी, तुम मेरे कमरे में आओ, फिर दिखाती हूँ तुम्हें आज हुआ क्या है। शालू नंदिनी को अपने कमरे में ले जाती है और सारी बात बताती है। ये सुनकर नंदिनी अपनी भाभी को समझाती है, भाभी, इसमें माँ की कहाँ से गलती है? अगर भाभी ने आपकी पसंद की हुई साड़ी ले ली तो आप माँ के ऊपर गुस्सा तो मत कीजिए, क्योंकि वो तो आप दोनों को एक ही बराबर मानती है। चलो ठीक है नाना जी, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि मम्मी जी हम दोनों को ही एक बराबर मानती हैं, लेकिन दीदी की तो आदत खराब है ना। अब एक बात बताओ, जो चीज मुझे पसंद आई है वही चीज उन्हें लेने की क्या जरूरत है? मैं कुछ भी पसंद करती हूँ तो आ जाती है अपनी टांग अड़ाने के लिए। ऐसे चलता है क्या? नंदिनी शालू और मेघा के बीच में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी छोटी भाभी की हाँ में हाँ मिला देती है। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, पर कोई बात नहीं ना, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इतना बोलकर नंदिनी वहां से अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी बड़ी भाभी मेघा उसके कमरे में आती है और कहती है, नंदिनी, तुमसे कुछ बात करनी है। अगर तुम सारी बात सच सच बताओ तो तुमसे कुछ पूछूं? हाँ भाभी, बताइए ना, क्या बात है? शालू क्या बोल रही थी तुम्हें मेरे बारे में? सच बताना, क्योंकि मैंने देखा था वो तुम्हें अपने कमरे में किस तरह ले जा रही थी। जिस तरह से वो तुम्हें ले जा रही थी ना, जाहिर सी बात है उसने मेरे बारे में जरूर बुरा ही करी होगी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस उन्होंने ना आज की बात बताई। ये लड़की ना सच में बहुत बेवकूफ है। अब नंदिनी, तुम ही बताओ, अगर मुझे कोई साड़ी पसंद आई और मैंने उस साड़ी को खरीद लिया तो उसमें बुराई क्या है? अब जब मैंने साड़ी खरीद ली तो कहती है वो साड़ी अच्छी थी, पहले मैंने उसे देखी थी। अरे देखने और खरीदने में फर्क होता है। जो चीज मैं पसंद करती हूँ वही चीज उसको भी पसंद आती है। ऐसा ना हो कल को मेरे पति को ही पसंद करके बोले मैंने पहले देखा था। क्या भाभी, आप भी ना छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्यों इतना माइंड कर रहे हैं इस बात को? हाँ यार, तुम सही बोल रही हो, मैं ही बेवकूफ हूँ जो उसकी बात पर गुस्सा हुई जा रही हूँ। वैसे भी ना उसके अंदर दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। हाँ, मुझे तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, चलती हूँ मैं। अपनी बात बोलकर मेघा वहां से चली जाती है तो वहीं नंदिनी भी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन शालू का पति राहुल उसके लिए प्यारा सा नेकलेस लेकर आता है। अब क्या था, शालू उस नेकलेस को अपनी जेठानी के पास ले जाती है और उसे छेड़ने लगती है। दीदी, आप कुछ कर रही हैं क्या? लगता है तुम्हारी आंखें कमजोर है शालू, जो तुम्हें यहाँ मैं आराम करती हुई दिखाई दे रही हूँ ना। दीदी, आप हर वक्त गुस्से में क्यों बात करती रहती हो? मैं तो यहाँ आपके साथ अपनी खुशी बांटने के लिए आई थी। हाँ, लेकिन आप है कि आप मेरी खुशी सुनना तो दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। ओह अच्छा,
तो तुम मेरे साथ यहाँ अपनी खुशी बांटने आई हो। वैसे तुम अपनी खुशी मेरे साथ कब से बांटने लगी? बस आज से, अभी से। देखो ना दीदी, ये नेकलेस राहुल जी ने दिलाया है, सुंदर लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। वैसे अच्छी बात है जो तुम जैसी गरीब को राहुल ने एक नेकलेस दिला दिया। एटलीस्ट अब तुम इसे पहनकर घूमती फिरती तो रहोगी। माफ करना दीदी, गरीब मैं नहीं, गरीब तो आप हैं, तभी तो आप कुछ दिखाती नहीं। अरे भले ही मुझे राहुल जी दिलाते हैं, लेकिन मुझे दिलाते तो हैं। चीट जी तो आपको कुछ दिलाते ही नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे पति मेरा खर्चा नहीं उठाते? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? दीदी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, आप खुद ये बात बोल रही हो। बाद में मेरा नाम मत लेना कि मैं ऐसी बात कह रही थी। और हाँ, मैं यहाँ आपसे लड़ाई या झगड़ा करने नहीं, बल्कि आपको ये नेकलेस दिखाने आई थी। लेकिन आप ही क्या, आप मुझ पर ही भड़क रही हैं। आपको तो कुछ दिखाना ही बेकार है। शालू अपनी जेठानी को गुस्सा दिलाकर वहां से चली जाती है। क्योंकि शालू की बात मेघा को बहुत बुरी लगी थी, इसलिए वो अपनी आंखों में आंसू लिए ननद के पास जाती है। नंदिनी, सच बताना, क्या मैं तुम्हें गरीब दिखती हूँ? अरे नहीं तो भाभी, क्या हुआ? और आपकी आंखों में आंसू, किसी ने कुछ बोला क्या? भैया से आपकी बहस हुई है क्या? नहीं नंदिनी, तुम्हारे भैया से मेरी कभी बहस हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन मेघा नंदिनी को सारी बात बता देती है। ये जानने के बाद नंदिनी एक बार फिर अपनी भाभी को समझाती है। कोई बात नहीं भाभी, आप क्यों इतना सोच रही हो? लोगों का काम होता है बोलने का, बोलने दो। तुम सही कह रही हो नंदिनी, लोगों का काम होता है बोलने का। ये भी ऐसे ही बोलती रहेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता अब इससे। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल, क्यों नहीं। इतना बोलकर मेघा वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते दिन के साथ शांति की तबीयत काफी खराब हो जाती है। नंदिनी उस दिन अपने कॉलेज गई थी और अपनी सास की खराब तबीयत देख उसकी दोनों बहू में से कोई भी अपनी सास की देखभाल करने नहीं आती। बहू, सर में बहुत दर्द है, मेरा सर दबा दो या फिर एक सर दर्द की गोली ही दे दो। शांति अपने कमरे में से अपनी बहू को आवाज लगा रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ना तो मेघा उसके पास आती है और ना ही शालू। चिल्लाती रहो माँ जी, मैं आपको देखने के लिए भी नहीं आऊंगी। और वैसे भी मैं आऊँ ही क्यों आपको देखने के लिए? जब भी कोई चीज़ होती है तो आप सबसे पहले जेठानी जी को पूछती हैं, तो आप भी उसी आवाज़ लगाइए ना। इस तरह शांति अपनी बहू को आवाज लगाती है, लेकिन ना तो मेघा अपनी सास के पास आती है और ना ही शालू। कुछ देर बाद नंदिनी जब अपने कॉलेज से आती है तो वो अपनी माँ को बुखार में तपता हुआ देखती है। माँ, क्या हुआ? आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, अब दवाई लेने क्यों नहीं गई? अब क्या बताऊं बेटा, पिछले 1 घंटे से दोनों बहुओं को आवाज लगा लगा के थक गई। सोचा सर दर्द में थोड़ा आराम होगा तो दवाई लेने जाऊंगी, लेकिन उन दोनों में से कोई नहीं आया और सर के दर्द में आराम भी नहीं हुआ। इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि उठकर दवाई ले लूं। अपनी माँ की बात सुनकर नंदिनी को बेहद गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को दवाई देकर अपनी दोनों भाभियों को अपने पास बुलाकर उन्हें फटकार लगाती है। भाभी, आप दोनों में जरा सी भी शर्म नहीं है? अरे इस घर में क्लेश ना हो, सिर्फ इसलिए माँ आप दोनों के क्लेश में बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। लेकिन आप दोनों ने माँ की देखभाल करना जरूरी नहीं समझा। माँ आपको इतनी देर से आवाज लगा रही है, लेकिन आप लोगों ने माँ के पास आना तो क्या, उन्हें देखना भी जरूरी नहीं समझा। अरे आपकी होते हुए भी माँ को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपका होना ना होना बराबर ही है। एक काम कीजिए, शाम को जब भैया आएंगे तो आप अपने अपने पतियों को कहकर इस घर से अलग हो जाइए। अरे जरा सोचिए, मेरी माँ की जगह आपकी माँ होती तो आपको कैसा लगता? ननद की बात सुनने के बाद उन दोनों को कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि उन दोनों ने सच में अपनी लड़ाई के बीच में अपनी सास को बहुत दुख पहुंचाया है। जिसके बाद वो दोनों अपनी सास से माफ़ी मांगती हैं और अपनी सास को दवाई दिला कर लाती है और इस तरह वो दोनों फिर कभी अपनी सास को अनदेखा नहीं करती, फिर चाहे उन दोनों देवरानी जिठानी में कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो। भावना का रंग काला था, लेकिन वो अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए गोरी बहू लाना चाहती थी, क्योंकि उसने बचपन से ही अपने रंग को लेकर बहुत ताने सुने थे, पहले मायके में और बाद में अपने ससुराल में। इसलिए वो अपने बेटे के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। देखिए बहन जी, सिद्धार्थ मेरा इकलौता बेटा है। मुझे लड़की गोरी और सुंदर चाहिए। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जो भी लड़की मेरे घर में बहू बनकर आएगी वो रानी बनकर रहेगी। अरे बहन जी, आप परेशान ना हो, मैं आपके बेटे के लिए बहुत खूबसूरत लड़की का रिश्ता लाऊंगी। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिएगा अपना।
रिश्ता कराने वाली औरत बाहर निकलती है और बड़बड़ाती है। खुद तो इतनी काली कलूटी है और लड़की चाहिए गोरी। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन कहीं भी सिद्धार्थ का रिश्ता नहीं हो पाता। एक दिन भावना सिद्धार्थ के साथ एक शॉपिंग मॉल में गई। वहां भावना की नजर एक लड़की पर गई जो बहुत सुंदर थी। उसके लंबे लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, दूध जैसा सफेद रंग। वो लड़की शॉपकीपर से लड़ रही थी। भैया, आपने मुझे फटे हुए कपड़े दिए हैं। आपसे कहा था ना कि हमारे घर में प्रोग्राम है, मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगी, फिर भी मुझे आना पड़ा। अरे बहन जी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं अभी बदल देता हूँ, बस गलती हो गई। आप तो बोल देते हो गलती हो गई, लेकिन आपने कभी सोचा है हमें कितनी परेशानी होती है? चलिए अब जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। लड़की को देखकर भावना कहती है, बस मिल गई मुझे मेरी बहू। माँ आप तन्वी की बात तो नहीं कर रही हो ना? अरे कौन तन्वी? मैं तो उस लड़की की बात कर रही हूँ जो दुकान वाले भैया से लड़ रही है। माँ मैं भी उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। उसका नाम तन्वी है। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। बहुत लड़ती है सबसे। अरे मेरे बेवकूफ बेटे, तू मुझे अब क्यों बता रहा है? पहले से बता देता तो मैं तेरे रिश्ते के लिए इधर उधर भटकती नहीं। जल्दी से बात कर उससे, कितनी सुंदर है। लेकिन माँ वो... अरे लेकिन वेकिन छोड़, मेरी बात करा दे उससे बस। भावना के बार बार कहने पर सिद्धार्थ तन्वी की बात अपनी माँ से करा देता है। भावना तन्वी से उसके माता पिता का नाम पूछ लेती है और उनसे मिलकर रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ दिन बाद तन्वी और सिद्धार्थ की शादी हो जाती है। एक दिन तन्वी की मौसी उसे खाने पर बुलाती है। तन्वी अपनी सास से कहती है, माँ, मेरी मौसी का फोन आया था। उन्होंने मुझे और सिद्धार्थ को खाने पर बुलाया है, लेकिन सिद्धार्थ तो जाने के लिए मना कर रहे हैं। उनकी मीटिंग है किसी क्लाइंट के साथ। आप चलिए ना मेरे साथ। अरे बहू, तेरी मौसी ने मुझे थोड़े ही बुलाया है, तुझे बुलाया है, इसलिए तू चली जा। नहीं माँ, आप चलोगी तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तन्वी के इस तरह कहने से भावना तन्वी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तन्वी की मौसी भावना को देखकर मुंह बना लेती है और उसे बातें सुनाने लगती है। अरे बहन जी, आइए आइए, जरा एक बात तो बताइए, आपके यहाँ बिना बुलाए जाने का रिवाज है क्या? भावना तन्वी की मौसी का मतलब समझ जाती है और बड़े प्यार से कहती है, नहीं बहन जी, ऐसा तो नहीं है। वो बहू ने इतनी जिद की आने की तो मैं मना नहीं कर पाई। अरे तन्वी का क्या है, वो तो अभी बच्ची है। भावना को तन्वी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो फिर भी चुप रही। तन्वी की मौसी तन्वी के पास गई और उससे बोली, तन्वी, मैंने तुझसे बोला था ना कि सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर आना, लेकिन अपनी कोयले जैसी सास को ले आई। तुझे पता है ना, सभी रिश्तेदार तेरी सास का कितना मजाक उड़ाते हैं। मौसी जी, आप मेरी सास के बारे में तमीज से बात करिए। आपको उनके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अरे तो कैसे बात करूं, तू ही बता दे। तू तो ऐसे बिगड़ रही है जैसे तेरी सास ना हुई, तेरी माँ है। अगर वो काली है तो उसे काली ही कहेंगे ना। मैं काली को गोरी तो नहीं कह सकती। मौसी जी, मेरी सास मुझे बेटी की तरह प्यार करती है, और ये काले गोरे से कुछ नहीं होता। आप भी तो गोरी हैं। आप अपनी बहू को कितना परेशान करती हैं। बेचारी आपके डर की वजह से अपने मायके में ही पड़ी रहती है। तन्वी ने अपनी मौसी को खूब सुनाया और अपनी सास को वहाँ से लेकर चली गई। जब वो दोनों अपने घर जा रही थी तो उनकी पड़ोसन उन्हें देखकर आपस में बात करने लगी। वो देख, दिन और रात साथ चल रहे हैं। सच कह रही है तू? ये भावना इतनी काली है और बहू इतनी गोरी लाई है कि साथ में चलती है तो ऐसा ही लगता है एक दिन है और एक रात। उनकी बातें भावना और तन्वी सुन लेती हैं। तन्वी उन दोनों औरतों से लड़ने जा ही रही होती है, तभी भावना उसे रोकते हुए कहती है, मेरी वजह से किस किस से लड़ोगी बहू? रहने दो, चलो घर चलते हैं। लेकिन माँ, मेरे सामने आपके बारे में कोई इस तरह से बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप रुकिए, मैं अभी इन दोनों को सबक सिखा कर आती हूँ। तन्वी गुस्से में उन दोनों पड़ोसन के पास जाती है और उनसे कहती है, आंटी जी, क्या बोल रही थी आप हमारे बारे में? दिन और रात आपने अपने आप को देखा है कभी? खा खा कर बुलडोजर हो रही हैं। आपका शरीर इतना विशाल है कि सूरज के सामने खड़ी हो जाओ ना तो धरती पर कभी दिन ही ना हो। अरे भावना की बहू, कैसी बात कर रही है मुझसे? मैंने ऐसा क्या कह दिया? अगर मेरी सास के बारे में आगे से कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो मैं आपको ट्रक के आगे फेंक दूंगी, समझिए आप। पड़ोसन और तन्वी की खूब लड़ाई होती है।
और भावना तन्वी को जबरदस्ती घर में ले आती है। बस कर बहू, किस किस से लड़ेगी मेरे लिए? मुझे ये सब सुनने की आदत हो गई है। नहीं माँ, ये लोग ऐसे ही हैं। जब तक 4 बातें ना सुनाओ तब तक ये लोग चुप नहीं होते। ये दुनिया ऐसी ही है, सिर्फ रंग देखती है इंसान का, दिल नहीं देखती। यह सच्चाई मैंने स्वीकार कर ली है, अब तुम भी कर लो। भावना तन्वी को खूब समझाती है, लेकिन तन्वी कहाँ मानने वाली है। जब कोई भी भावना के रंग को लेकर मजाक बनाता तो तन्वी उसके गले ही पड़ जाती। इसी तरह कई दिन बीत गए और लोग तन्वी और भावना के प्यार की मिसालें देने लगे। एक दिन तन्वी के मौसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया तो भावना और तन्वी हॉस्पिटल पहुंचे। आप परेशान मत होइए मौसी जी, सब ठीक हो जाएगा। बेटी कैसे परेशान ना हो, सुबह बिल्कुल ठीक था मेरा बेटा, अब देख जिंदगी और मौत के बीच लटका है। हे ऊपर वाले मेरे बेटे को बचा ले। इतने में डॉक्टर आकर कहते हैं, आपके बेटे का बहुत खून बह चुका है, हमें उसे और खून चढ़ाना होगा। उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, आप जल्दी इंतजाम कर दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर भावना कहती है, डॉक्टर साहब, मेरा ब्लड ग्रुप भी AB पॉजिटिव है, आप मेरा ब्लड ले लीजिए। लेकिन माँ, आप कैसे दे सकती हो? अरे क्यों नहीं दे सकती? तुम्हारी सास अभी इतनी बूढ़ी नहीं है जो किसी बच्चे को खून ना दे पाए। भावना खून दे देती है और तन्वी के मौसी की बेटी की जान बच जाती है। तन्वी की मौसी भावना से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो बहन जी, मैंने हमेशा आपका अपमान किया, लेकिन आपने ये साबित कर दिया कि रंग से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। माफी मत मांगो बहन जी, मैंने आपकी बात का बुरा नहीं माना, वो तो तन्वी ही थी जो भड़क गई थी। आप तो बस अपने बेटे का ख्याल रखिए। मौसी ने भावना से माफी मांगी तो तन्वी को बहुत अच्छा लगा। तन्वी और भावना वापस घर आ गए और प्यार से रहने लगे। लेकिन तन्वी की लड़ाई अभी भी जारी थी, क्योंकि दुनिया की सोच बदलेगी नहीं ना इतनी जल्दी।